गाड़ी अभी अभी आकर स्टेशन पर रुकी थी। मुझे इसी गाड़ी से तकरीबन 2 घंटे बाद दूसरा इंजन लगने पर अपने शहर जाना था। मैं डब्बे के दरवाजे पर खड़ा होकर प्लेटफार्म की भीड़ को देख रहा था। अचानक मेरे सामने से एक जाना पहचाना चेहरा गुजरा। उस चेहरे को देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, नसरीन। वह रुकी और एक भरपूर नज़र मेरे चेहरे पर डाली। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठा, पर कोई भी लफ्ज उसके होंठों से नहीं निकला। मेरे हाथ बढ़ाने पर उसने फौरन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मैंने उसे डब्बे के अंदर खींच लिया। वह चुपचाप मेरे साथ साथ मेरी सीट तक आई। मैंने अपनी बीबी और बच्चे से उसे मिलाया। फिर धीरे धीरे नसरीन खुले दिल से बातें करने लगी। वह बार बार एक ही जुमला कहे जा रही थी, आपने इतने बरसों बाद भी मुझे एकदम पहचान लिया। इसका मतलब मेरी तरह आप भी मुझे भूले नहीं थे। वह मेरी बीवी से बातें करती जाती, मगर उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं। नसरीन बरसों पहले कॉलेज के ज़माने में हमारे पड़ोस में रहती थी। मुझसे वह एक दो दर्जा पीछे ही थी, मगर फिल्में देखने और सैर सपाटे में मुझसे कहीं आगे थी। उसे फिल्म देखने की लत थी। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर फिल्में उसके साथ ही देखीं। उसे घूमने का भी बेहद शौक़ था। शाम को स्टेशन के पास वाली सड़क पर मुझे ज़बरदस्ती ले जाती, इधर उधर की फालतू बातें करती और फिर हम दोनों वापस आ जाते। उसे मेरी क्या बात पसंद थी मालूम नहीं, मगर मुझे उसके बात करने का अंदाज और ख़रीदारी करने का सलीका बहुत पसंद था। नसरीन के साथ चलने में मुझे लगता कि उसकी वजह से मैं बिल्कुल महफूज हूँ। फिर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए 1 साल के लिए दूसरे शहर में चली गई और मैं भी नौकरी की तलाश में कई शहरों की खाक छानता रहा। वह जब वापस आई थी, उस समय मैं नौकरी ना मिलने की वजह से बेहद परेशान और दुखी था। नौकरी के लिए नसरीन भी हाथ पैर मार रही थी। वह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, दुनिया में बड़े सुख जैसी कोई चीज़ नहीं है। छोटे छोटे सुख जो हमें जाने अनजाने में मिलते रहते हैं, उन्हीं से खुश रहना चाहिए। मैं उस शहर में ज़्यादा दिन ना ठहर सका। बाद में कई शहरों में छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली और मेरी ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया। बाद में नसरीन का परिवार भी वह शहर छोड़ गया था और उसका नया पता मुझे मालूम नहीं हो सका। कई साल गुजर गए थे, मगर नसरीन की याद राख में दबी चिंगारी की तरह गर्म ही रही, कभी बुझी नहीं। जब उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने आया तो मैं अपने आप को रोक ना सका। वह भी बेहद खुश थी। बोली, इत्तेफाक की बात है कि मैं भी इसी गाड़ी में बैठी थी और रास्ते भर आपकी याद आती रही। चूँकि बीबी को मैंने नसरीन के बारे में कई बार बताया था, इसलिए वह भी उससे खूब दिलचस्पी से बातें कर रही थी। मैं उन दोनों के पास से उठकर पत्रिका खरीदने नीचे उतर गया। वापस आने पर मैंने देखा कि नसरीन की बातें तो मेरी बीवी से हो रही थीं, पर उसकी नज़रें मुझ पर जमी थीं। नसरीन अपनी बड़ी बहन से मिलने जा रही थी, जो कि इसी शहर में मास्टरनी थी। नसरीन अभी तक कोई नौकरी ना पा सकी थी। मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ और इससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि अब वह पूरी तरह नाउम्मीद हो चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं कहीं उसके लिए नौकरी का बंदोबस्त करूं, मगर मैं उसके लिए क्या और कहां कोशिश करता। उसे मेरी नौकरी के बारे में कहीं से पता चल गया था, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि मैं छुट्टी ख़त्म करके बीवी बच्चों के साथ वापस जा रहा हूँ। तो वह भी हमारे साथ चिपकी चली आई। मेरी बीवी ने उससे सिर्फ एक बार दिखाने के लिए साथ चलने को कहा था। नसरीन बिना किसी झिझक या शर्म के तुरंत मान गई। उसके साथ चलने की बात पर मेरी बीवी के चेहरे पर नाराज़गी सी दिखाई देने लगी, लेकिन फिर वह हंसने बोलने लगी। 4-5 घंटे का सफ़र बातों में कितनी जल्दी गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर मेरी बीवी के साथ उसने भी खाना पकाने से लेकर घर की साफ़ सफाई वगैरह में पूरा साथ दिया। नसरीन 2 दिन रही। तीसरे दिन खरीदारी करने मेरी बीवी के साथ गई, मगर शाम को जब मैं दफ्तर से वापस आया तो बीवी ने बताया कि वह 4 बजे वाली गाड़ी से बामुश्किल वापस गई है। बाजार में मेरे सामान की खरीदारी भी उसने अपनी पसंद से की थी, जैसे कि वह मेरी पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानती हो। काफ़ी दिन बीत गए, उसके 2-3 खत आए, मगर मैंने जवाब ना दे सका। इधर बीबी भी बीमार थी और वह अपने पीहर गई हुई थी। एक दिन शाम के समय मैं अपने दफ्तर के एक साथी के घर दावत में जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और नसरीन अंदर दाखिल हुई। मैं हैरान रह गया। आते ही वह बोली, अरे आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं?
मैंने तब दावत में जाना ठीक नहीं समझा, मगर बिना किसी खबर के वह भी मेरी बीवी की गैर हाजिरी में उसका आना मुझे अखर सा गया। वह मेरी खामोशी भाप गई और बोली, क्या आपको मेरे इस तरह से अचानक आ जाने से खुशी नहीं हुई? मैं तो कई दिन से पहले से बाजी के घर आई हुई थी। आज वापसी के लिए स्टेशन पर पहुंची तो खुद से एक शर्त लगा ली कि अगर आपकी ओर आने वाली गाड़ी पहले आएगी तो मैं आपके यहाँ चली आऊँगी, और अगर मेरे घर की तरफ जाने वाली गाड़ी पहले आई तो मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। अब शर्त की बात थी, आपकी ओर आने वाली गाड़ी पहले आई और मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। यह सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला, अरे शर्त की क्या बात थी? यह घर तुम्हारा नहीं है क्या? यह जानकर मेरी बीवी घर पर नहीं है, नसरीन काफ़ी खुश हुई। फिर देर रात तक वह मुझसे इधर उधर की बातों के बीच अपने शिकवे शिकायतें ले बैठी कि आप मुझे भूल गए। आपने मुझसे क्या क्या बातें की थी। मैंने उसे समझाया कि अगर मैं उसे भूल जाता तो शायद उस दिन पहचान भी ना पाता। हाँ, मैंने उसे कोई वादा नहीं किया था। दूसरे दिन सवेरे ही मैंने नसरीन को विदा कर दिया। वह जाने को तैयार नहीं थी, मगर मैंने उसे लोक लाज का वास्ता दिया तो वह चली गई। कुछ दिन बाद पत्नी के लौटने पर जब मैंने उसे नसरीन के आने की खबर दी तो उसके चेहरे पर नाराज़गी और गुस्से के कई रंग नजर आए, मगर वह उस कड़वाहट को खामोशी से पी गई। तकरीबन 2-3 महीने बाद नसरीन की चिट्ठी आई। मैंने उसे जवाब देने के लिए रख लिया, मगर बाद में ना तो वह चिट्ठी ही फिर दिखाई दी और ना ही मुझे जवाब देना याद रहा। 2 महीने बाद उसकी चिट्ठी फिर आई। मैंने सोचा अब की बार उसे ज़रूर खत लिखूंगा, मगर वह खत भी 10-15 दिन तक आंखें बिछाए मेरी तरफ देखता रहा और फिर नज़रों से ओझल हो गया। एक दिन फिर उसका खत आया जिसमें लिखा था कि अगर इस बार भी आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर कभी खत नहीं लिखेगी। एक दिन शाम को मैंने बीवी से कहा, क्यों ना हम अपने बंटी की तरफ से नसरीन को अपनी खैरियत का जवाब दे दें। क्यों? बीवी ने इस छोटे से लफ्ज़ के जरिए अपनी सारी कड़वाहट मेरे मुंह पर थूक दी। मैंने धीरे से कहा, किसी के खत का जवाब ना देना मुझे ज़रा ठीक नहीं लगता। अच्छा, उसने हैरानी से चौंकते हुए जवाब दिया, और किसी कुंवारी लड़की का किसी शादीशुदा आदमी को खत लिखना या किसी शादीशुदा आदमी का किसी कुंवारी लड़की के खत का जवाब देना या दिलवाना क्या ठीक लगता है? अगर यह सब ठीक है तो मेरी नज़र में ऐसे किसी भी खत का जवाब ना देना भी गलत नहीं हो सकता। बीवी के हाँफते हुए चेहरे को मैंने आहिस्ता से अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर उभर आई पसीने की बूंदें मेरे सीने को भिगो रही थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।